Hello students, so today we are going to discuss FT7. So first is third question is basically from the vernier caliper instrument and device. In vernier caliper, n plus 1 division of the vernier scale. So n plus 1 vernier scale division here coincide with the n division of main scale. So n division of main scale. तो हमको पता है स्टूडेंट्स लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं. हमें लीस्ट काउंट की वैल्यू जो वर्नियर कांस्टेंट है वो पता होता है कि कैसे निकालते हैं. 1 MSD माइनस 1 VSD. सो VSD की 1 VSD की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. वो कैसे आएंगी यहाँ पे 1 VSD की वैल्यू, दैट इज n VSD. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस VSD मतलब सीधे ही आ जाएगा ना, VSD इज इक्वल टू, हाँ तो फिर ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज VSD इज इक्वल टू n MSD अपॉन n प्लस 1. ठीक है. सो दिस कैन बी रिटन एज MSD माइनस VSD की वैल्यू आप डालोगे तो n MSD अपॉन n प्लस 1. ओके. तो अगर आप MSD को कॉमन निकालोगे यहाँ से, सो दिस विल बिकम 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1. Okay, so n plus 1 minus n will become m upon m MSD into 1 upon n plus 1. ठीक है स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे आपको आगे की वैल्यू दी गई होगी कि 1 MSD कितना है. सो इट इज 0.1 mm. सो ये है 0.01, क्योंकि 0.1 mm है तो 0.01 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है. और सेंटीमीटर में पूछा है इसलिए 0.01 कर दिया है इन सेंटीमीटर हम लोगों ने इसे. बस, तो अभी आंसर आ गया आपका, जो भी आंसर है. तो आंसर दिया हुआ है 1 अपॉन 100 इंटू n प्लस 1. ओके. तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने पूछ लिए हैं. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो होपफुली आपकी इसकी प्रैक्टिस हो रही होगी अच्छे से. देन नेक्स्ट इज फोर्थ वन. The moment of inertia of the thin rod about an axis passes through the midpoint perpendicular to the rod is given. ये rod है और moment of inertia हमको निकालना है when the axis of rotation passes through the center of the rod. Okay, so वो भी हमको given है 2400 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो रॉड के सेंटर से पास आउट होता है तो हमारा आंसर क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12. आई आपको 2400 गिवन है. आपको मास ऑफ रॉड 400 ग्राम गिवन है. आपको लेंथ निकालना है. तो यहाँ से अगर आप लेंथ की कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 8.√72. सो √72 अगर आप निकालते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 8 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा आपका. तो दैट इज 8.5 सेंटीमीटर. एक ही ऐसा ऑप्शन है. ओके. देन नेक्स्ट सिक्स्थ वन, displacement of the particle is given by 2t minus 1 under the influence of the force. The force here is 5 Newton. You need to find out the instantaneous power. You need to find out the power. So आपको पता है पावर की जो फॉर्मूला होगी दैट इज F इंटू वी होगी. ठीक है. ds by dt से आप v निकाल सकते हो. ds by dt is your v. So this will become 2 because 2t का डिफरेंशिएशन t 2 होगा और 1 का 0 हो जाएगा. So your force is 5 and this is 2. So answer is 10 watt. Okay. Then next seventh देखते हैं. In seventh question, normally this two blocks are given. So here you need to find out the force between these two blocks, the reaction force between these two blocks. तो suppose इसको हम n ले लेते हैं. यहाँ से जो हम force apply कर रहे हैं that is 10 Newton. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा. ये a एक्सेलरेशन से जाएगा. a एक्सेलरेशन आपका ये 2 kg है, ये 3 kg है. डायरेक्टली आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो नेट पुल फोर्स अपॉन टोटल मास. सो नेट फोर्स इज 10, टोटल मास इज 5. सो आपका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स. और रिएक्शन इन दोनों के बीच में निकालना है तो इसकी एफबीडी बना दो. थर्ड की डायरेक्टली हो जाएगी. किसी की भी बना सकते हो, 3 kg और 2 kg किसी की भी. तो 3 kg पे फोर्स राइट हैंड साइड पे लग रहा है, इट इज 3 इंटू ए. सो दिस इज 3 इंटू ए. कितना आ गया आपका 2 आ गया. सो दिस आंसर इज 6 न्यूटन. ओके.
So the force acting on 3 kg block is 6 Newton in the right direction, and the same force 6 Newton is acting on the 2 kg block in the left direction. Okay, so your answer is 6 kg. Sorry, 6 Newton. Then eighth one, a mass of the planet is 1 upon 10th that of the earth. So mass of the planet is 1 upon 10th that of earth, and the diameter is half that of earth. मतलब उसका जो planet का radius है वो भी earth के radius से half हो जाए, sorry, half the radius of the earth, because diameter भी half है तो radius भी half हो जाएगा. The acceleration due to gravity. So g of any planet is g mass of the planet upon radius of the planet the whole square होगा students. So g mass of the planet, क्योंकि हमको small g earth के g के रिस्पेक्ट में लाना होता है आंसर, तो यहाँ पे mass of the planet कितना हो जाएगा me/10. radius of the planet क्या हो जाएगा re²/2. ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 4 हो जाएगा आपके पास, तो ये आंसर आ जाएगा 4/10 GME/RE². ओके, दैट मीन्स इट कम्स आउट टू बी 2/5. ये हो जाएगा आपका स्मॉल जी. सो आंसर 2/5 है. 2/5 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, पॉइंट डायरेक्टली आ जाएगा, इट्स 0.4. सो 0.4 इंटू जी करोगे आप, 0.4 इंटू जी इज 9.8. सो 3 पॉइंट समथिंग आएगा. एक ही ऑप्शन है 3 पॉइंट समथिंग, विच इज 3.92. ओके स्टूडेंट्स. देन 9th सोलार सेल का एग्जांपल है. अभी रिसेंटली दोनों सेशंस हमने लिए थे जिसमें सोलार सेल और जेनर डायोड का स्पेशल सेशन लिया गया था जिसमें ये सब समझाया गया था. तो ये वही एग्जांपल है. फर्स्ट आपको क्वाड्रेंट दिए गए हैं यहाँ पे. दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज अ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज अ थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, so for the solar cell the IV characteristics lie in the fourth quadrant. So yes, it is true. solar cell basically, इसका जब अगर हम IV ग्राफ देखें तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है. ये ओल्ड टेक्स्ट बुक में गिवन है हमको, ठीक है ना. ये V ओपन सर्किट और ये I शॉर्ट सर्किट, ठीक है. सो इसके बीच में ये सोलर सेल ऑपरेट होता है, ठीक है ना. ये सेल की तरह ऑपरेट होता है, इसमें बायसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो ये चीज आप याद रखना स्टूडेंट्स. जैसे यहाँ पे कैसा सोलर सेल होता है कि ये एन टाइप होगा, एक पी टाइप होगा. दिस इज एन टाइप, दिस इज पी टाइप. यहाँ पे डिप्लीशन रीजन होगा तो यहाँ पे इंटरनल फील्ड होगी, और फिर हम यहाँ से बायसिंग ऐसे करते हैं. यहाँ पे लाइट फॉल होता है. लाइट फॉल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो इजेक्ट होते हैं वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैवल करते हैं और यहाँ पे जाते हैं. तो यहाँ पे कोई बायसिंग की जरूरत नहीं होती. ये पावर जनरेशन के काम यूज होता है, ठीक है. तो ध्यान रखना, सोलर सेल में कोई बायसिंग नहीं होती, ठीक है. फोटोवोल्टिक सेल में रिवर्स बायसिंग होती है, उसका ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है. क्लियर. और जेनर डायोड में रिवर्स बायसिंग होती है. एलईडी में फॉरवर्ड बायसिंग होती है. एलईडी का डायग्राम फॉरवर्ड बायस की तरह होता है, ऐसा कुछ आता है, ठीक है ना. तो ये तीन चीज याद रख लेना. स्पेशली क्लास भी ली गई थी उसमें, और नहीं है तो अभी आपको मैंने बता दिया. खासकर बायसिंग आपको पूछेंगे तो वो पता होना चाहिए. एंड इन रिवर्स बायसिंग, बी ऑप्शन, बी स्टेटमेंट देखते हैं. In a reverse bias PN diode, the current measured is due to the majority charge carrier. No, it is due to the minority charge carrier reverse bias में. So B is incorrect and A is correct. Then 12th one, thin flat disc. तो सर्कुलर डिस्क है, इस प्लेस जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर. उसको सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर जेंटली प्लेस्ड किया गया है. एंड द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज गिवन, देन एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस. तो कितना फोर्स लगेगा इसको टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस. यहाँ पे से सरफेस टेंशन फोर्स इसको नीचे पुल करेंगे, तो ये चारों तरफ से सरकमफ्रेंस से पुल करेंगे. तो ध्यान रखना, ये सॉलिड है, मतलब जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो होगा T इंटू एल, और जो T होगा, L होगा, वो 2πr होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. अगर ये रिंग होता तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है. इनर सर्कमफ्रेंस और आउटर सर्कमफ्रेंस दोनों नीचे पुल कर रहे होते, जैसे लास्ट एग्जाम में हम लोगों ने पूछा था. तो इसका ये आंसर आ जाएगा T इंटू 2πr. वेट देते तो प्लस वो भी ऐड करना पड़ता है, पर वेट नहीं दिया गया है, तो बस अब यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा. T आपको कितना दिया है, 0.72 पाई, और रेडियस कितना दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर.
तो 4.5 अपॉन 100 कर दोगे मीटर के लिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 19.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन. सो दिस इज 19.8 मिली न्यूटन. ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी. यहाँ पे मैं 14th भी कर देता हूँ. अ पार्टिकल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन. अगर यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, तो कभी भी सर्कुलर मोशन होता है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना वेलोसिटी हर इंस्टेंट चेंज होती है. तो इट इज अ केस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग. अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होगा, दिस इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. यहाँ पे भी एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होगा, विच इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर है, बट वेक्टर वाइज तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना. अभी ये डायरेक्शन है, पहले ये डायरेक्शन था. ठीक है, इस हिसाब से आंसर आएगा वेरिंग वेलोसिटी इन द वेरिंग एक्सेलरेशन. ओके, मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटी magnitude wise is constant, magnitude wise acceleration is constant, but vector wise direction is changing, so both are different. Okay, so 14th का आंसर आपको समझ में आ गया होगा. देन 16th भी डायरेक्टली हो जाएगा कि those quantities which have the same dimension as those of a solid angle. तो स्ट्रेन और एंगल दोनों के जो एंगल होता है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है. MLT 0, M0, L0, T0 होगा. ठीक है, और स्ट्रेन भी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो उसमें भी कोई डायमेंशन नहीं होगा. सो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आएगा. ठीक है ना, तो 16th का आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा. देन 19th देखते हैं हम लोग. In 19th, this is a point P, this is a point Q, and this wheel is rolling with the velocity V. The linear speed V in the direction is shown in a figure. Which one of the following option is correct? Okay, so obvious बात है, ये व्हील आगे जा रहा है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा होगी. यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v इक्वल टू आर ओमेगा होगी. तो ये आपको पता है, अगर परफेक्टली रोलिंग मोशन होता है तो the velocity of the point which is in contact with the ground is relatively at the rest. ठीक है ना, तो वो रिलेटिवली रेस्ट पे होता है. जैसे ये बॉडी रोल करती है तो ये वाला जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो रिलेटिवली रेस्ट पे रहता है. तो यहाँ पे वेलोसिटी क्यू पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, क्यू पॉइंट पे, तो एक ये लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और रोटेशनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो. इसलिए ये रिलेटिवली पॉइंट एट रेस्ट होता है. लेकिन वही पॉइंट पी की मैं बात करूं तो एक लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और रोटेशनल वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी दोनों एड अप होके यहाँ की वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वो 2v हो जाती है. इसीलिए ऐसा क्वेश्चंस भी आता है कि सपोज सम मड इज स्टिक ऑन द व्हील एंड इफ इट डिटैच फ्रॉम द व्हील, व्हाट इज द वेलोसिटी विद व्हिच इट गेट डिटैच, तो इट्स वेलोसिटी इज 2v. तो जैसे मान लो ये ट्रक का कोई टायर है और ट्रक का टायर है और ट्रक की वेलोसिटी 60 है. ठीक है ना, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी 60 होगी. ठीक है, मतलब ये जो वेलोसिटी होती है ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है, तो इसकी भी वेलोसिटी 60 होगी, यहाँ पे भी 60 होगी. तो ये मड अगर यहाँ से डिटैच होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना. तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड. देन 20th क्वेश्चन, x is equal to phi sin pi t plus pi by 3. Okay, then you need to find out the time period of the motion and amplitude. तो एम्पलीट्यूड तो यहाँ पे सीधा 5 दिख ही रहा है आपको, एंड ओमेगा हियर इज द कोएफिशिएंट ऑफ t इज ओमेगा विच इज पाई. ओमेगा होता है 2 पाई बाय t, सो t की वैल्यू आ जाएगी 2. ठीक है ना, तो एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड दोनों आपका आ गया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आंसर होगा इसका. 21st क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपको a b और y दिया हुआ है, a b एंड y, और आपको पूछा गया है कि y क्या है. ठीक है ना, सो क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. आप देखो y और ये b दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सो y इज नथिंग बट b बार और b डैश, सो ऑप्शन नंबर 3 सीधा आ जाता है. ठीक है, देन 23, ये भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया हमने फर्स्ट टेस्ट से. खासकर हर टेस्ट पेपर आप घड़ी घड़ी करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा. देखो ये भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है. बॉब इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय अ मीन ऑफ अ स्ट्रिंग विच अ स्पीड ओमेगा आरपीएम. ठीक है, ओमेगा के टर्म में दिया है, तो आपका टेंशन होगा सेंटर पे. टेंशन कितना हो जाता है, सेंटर पे जो टेंशन होता है वो एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है. ठीक है ना, तो एम एल ओमेगा स्क्वायर. नाउ इफ द स्पीड बिकम 2 ओमेगा, ये 2 ओमेगा हो जाएगा,
while keeping the same radius, इसको उतना ही रखा है. So टेंशन क्या हो जाएगा? अगर ये ट्वाइस हो जाएगा तो टेंशन कितना हो जाना चाहिए बोलो? 4 टाइम्स हो जाना चाहिए. तो इसका आंसर आ जाएगा 4t. ओके. 29th यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है. वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस BC पूछा है. तो वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, उसमें वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है पीवी डायग्राम में, दैट मीन्स आपका वर्क डन क्या होता है? जीरो. बिकॉज वर्क डन की जो फॉर्मूला होती है दैट इज P इंटू डेल्टा V. सो देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी. सो sorry, there is no change in the volume, so work done is 0. Okay. Then 33rd क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. F आपको दिया गया है अल्फा टी स्क्वायर अपॉन बीटा टी. सॉरी. सो इसमें ऐसा पूछा गया है वेयर टी इज टाइम. टाइम दिया गया है. द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट. कौन सा फैक्टर डायमेंशनलेस होगा? और ऑप्शंस दे दिए हैं, और ऑप्शंस अल्फा बीटा टी के फॉर्म में ही दिए हैं. तो आपको ये पता है कि ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा, दोनों फोर्स ही होंगे. ठीक है ना. सो अल्फा अल्फा जो होगा आपका दैट इज फोर्स, मीन्स अल्फा टी स्क्वायर होगा, वो भी फोर्स होगा, बिकॉज वी कैन ऐड ओनली द सेम फिजिकल क्वांटिटी. तो ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, तो ये फोर्स के इक्वल होगा. ठीक है ना. और इवन बीटा टी भी किसके इक्वल होगा? फोर्स के इक्वल होगा. ठीक है. सो अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो दिस एफ आर इक्वल, सो अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू बीटा टी. ठीक है ना. एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे इसके टर्म में जो आंसर दिया है, तो अगर इस फैक्टर को मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तो ये पूरा एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका कोई डायमेंशन ही नहीं होगा. ठीक है. सो डायमेंशनलेस हो गया, बिकॉज बोथ आर सेम फिजिकल क्वांटिटी वाइज, ये डायमेंशनलेस हो गया. तो अल्फा टी अपॉन बीटा इज डायमेंशनलेस. तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया आपका. देन 34th क्वेश्चन. इन 34th क्वेश्चन टीवी डायग्राम इज गिवन. यहाँ पे एक ऐसे डायग्राम्स दिए हुए हैं आपको. ओके. और आपको बोला गया है द फॉलोइंग टीवी कर्व फॉर एन आइडियल गैस. आइडियल गैस इक्वेशन हमको पता है, पीवी इज प्रोपोर्शनल टू टी होगा at 3 different pressure P1, P2 and P3 compared with those of a Charles law. तो चार्ल्स लॉ से कंपेयर किया है. चार्ल्स लॉ में आपको पता है कि टीवी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है. ठीक है ना. तो वो ऐसे डायग्राम में एक डॉटेड लाइन दिखाई है, जिसको चार्ल्स लॉ से हम लोगों ने क्या किया है? कंपेयर किया है. नाउ देन द करेक्ट रिलेशन में प्रेशर के रिलेशन बताएं कि P1 बड़ा है कि P2 बड़ा है, कि ये P1 बड़ा है कि P2 बड़ा है कि P3 बड़ा है. तो इसमें क्या करने का? आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देने की, जिसमें आपको टेम्परेचर को आपने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया. टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया. अब करस्पॉन्डिंगली आप देखोगे उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम देखो आप. तो ये 3 के करस्पॉन्डिंग ये वॉल्यूम V3 हो जाएगा, ये वॉल्यूम V2 हो जाएगा, और ये वॉल्यूम V1 हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको दिख गया कि V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1. तो वॉल्यूम आ गया. अब अगर आपका टेम्परेचर फिक्स्ड है, ध्यान रखना, सो PV इज इक्वल टू म्यू आर टी. ठीक है ना. टेम्परेचर फिक्स्ड है, सो PV अपॉन T कांस्टेंट हो गया. ठीक है. और P इज इक्वल टू NRT बाय V हो जाएगा. P इक्वल टू म्यू आर टी बाय V हो जाएगा. तो अगर आप एक ही टेम्परेचर पे इन तीनों को कंपेयर कर रहे हो तो P और V इनवर्सली प्रोपोर्शन हुए, मतलब वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? उसका कम होगा. तो ये आपका आंसर आ गया. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 4. 37th वेरी फेमस क्वेश्चन वही है कि रॉड को रखा है दो सपोर्टिंग एंड के बीच में. सो अगर आप इसको इसमें हीट किया है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पे, सो डेल्टा थीटा जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है. और विदाउट बेंडिंग एक्सपेंशन द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन इट. तो अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे तो ये सपोर्टिंग एंड पे फोर्स देगा, सपोर्टिंग एंड इस पे फोर्स देगा, यहाँ पे भी ऐसे फोर्स प्रोड्यूस होगा. तो पूरे रॉड में टेंशन हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा, बिकॉज ये मूव नहीं कर रहा है. सो कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है? हमको ये फॉर्मूला पता है, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपका रिस्पेक्टिव आंसर आ जाएगा. तो इसका जो आंसर आता है 15 to 10⁻³ आएगा. ओके. देन 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m
फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ पे एक सैटेलाइट है जिसका मास है स्मॉल m, और इसको लॉन्च करना है एट द ऑर्बिट ऑफ ऑल्टीट्यूड 2r, ठीक है ना। ऑल्टीट्यूड 2r है, तो जो हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मतलब ऑल्टीट्यूड 2r है तो सेंटर से अगर हम देखेंगे तो 3re हो जाएगा, ठीक है ना, सेंटर से हम देखेंगे तो, क्योंकि ऑल्टीट्यूड 2r है। सो व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट? सो यू नो द टोटल एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे, टोटल एनर्जी फाइनल। इनिशियल में जो एनर्जी हमको इसको सैटेलाइट को लॉन्च करना है, यहाँ से लॉन्च करके एक 3r हाइट पे सेंटर से 3r पे लेके जाना है, तो लॉन्च करना पड़ेगा, मतलब इसको हमको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देनी पड़ेगी तो ही वो लॉन्च होगा, ऐसे तो लॉन्च होगा नहीं। तो इनिशियली इस पॉइंट पे उसके पास सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, सॉरी दोनों एनर्जी है, पोटेंशियल और काइनेटिक। काइनेटिक तो हम अभी देंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी है -gmm अपॉन RE, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर है। अब यहाँ पे अपन ने उसको काइनेटिक दी तो अपन को वही काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली पूछी है, वही निकालना है। वेलोसिटी पूछा होता तो हाफ mv² कर देते, बट काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। फाइनली वो इस ऑर्बिट पे है, ठीक है ना। अगर इस ऑर्बिट पे है तो हमें आंसर कैपिटल GM में ही पूछा है, तो हमको टोटल एनर्जी की फॉर्मूला डायरेक्टली पता है। टोटल एनर्जी की फॉर्मूला याद कैसे करते हैं, अगर इधर है सेंटर से तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, -gmem अपॉन r। ये r कितना है बोलो, 3re, ये पोटेंशियल एनर्जी। अगर आगे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे सीधा मैं डायरेक्टली टोटल एनर्जी लिख देता हूँ, तो 6re हो गया। बस अब आप इसमें क्या करो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर दो। व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/6 gmem अपॉन r, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। 41st क्वेश्चन, अगेन एक बार हम लोगों ने थोड़ा रिपीट क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये ग्राफ है और ऐसा ग्राफ है, ठीक है। आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ही बनाना है ना आपको, हाँ ठीक है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट एक्यूट एंगल बना रहा है, तो इस समय अगर आप कंपेयर करोगे तो एक्सेलरेशन कॉन्स्ट, ये एक्यूट एंगल है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, तो ये रहा एक्सेलरेशन पॉजिटिव। फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन 0, ठीक है। फिर वेलोसिटी ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो ये रहा एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3, ठीक है ना। देखो ये 3 ऑप्शन हो जाएगा ना, ये ऐसा, ओके। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 3। Then 42nd, in 42nd, if the mass of the bob of a simple pendulum is increased to thrice the original mass is increased by 3m and length is made half of it, the new time period of oscillation is x upon 2 the original time period. The new time period is x upon 2 the original time period or the initial time period, ठीक है ना। सो न्यू टाइम पीरियड की फॉर्मूला क्या होती है आपकी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। सो न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई 2g हो जाएगा ये, ओके। मास पे तो डिपेंड करता नहीं है। और ये x अपॉन 2 ओल्ड टाइम पीरियड कितना था, अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। बस अब आप इसको कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, √2 आ जाएगी। सॉल्व करोगे सब कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी स्क्वायर करके मतलब x की वैल्यू आपकी डायरेक्टली √2 आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान रखना ये x2 है, ये 2/√2 √2 आ जाएगी। क्लियर?